हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कैथारसिस और फ्री वर्स दोनों लिटरेरी टर्म हैं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कैथारसिस को डिस्कस करते हैं, जो कि बीए पार्ट सेकंड की पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है। कैथारसिस का मतलब होता है, एक कैथारसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्यूरिफिकेशन, क्लेंजिंग और क्लैरिफिकेशन, मतलब शुद्धिकरण। जो हमारे शरीर में किसी भी कोई इमोशन है, एक्सेस में हो गया वो इमोशन, तो उसका हमारे शरीर में से किस तरह से, या जो भाव है इमोशन, उसको बाहर निकालना जिससे कि वो हमारा शुद्धिकरण हो जाए, तो उसको कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ पर्गेशन ऑफ इमोशन। कैथारसिस जो है वो इमोशंस का प्यूरिफिकेशन। इमोशंस चाहे कैसा भी हो, वो पीटी भी हो सकता है, वो फियर भी हो सकता है, वो हमारा घमंड भी हो सकता है, किसी भी तरह का जो भाव होता है हमारे में, वो एंगर भी हो सकता है। हर एक तरह का जो भाव है उसका शुद्धिकरण होता है, उसी को कैथारसिस कहते हैं। और वो होता है किसके द्वारा है, पर्टिकुलरली पीटी और फेयर। और मेनली जो भाव है उसमें पीटी और फेयर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था थ्रू आर्ट। आर्ट के द्वारा, मतलब कोई भी लिटरेचर का वर्क हो सकता है, मतलब कोई नोवेल, कोई प्ले, कोई पोम, या फिर कोई मूवी हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है। कोई भी लिटरेचर का, कोई भी आर्ट का जो वर्क है, उसके द्वारा पीटी या फिर जो इमोशंस है उसका प्यूरिफिकेशन, यानी कि हमारे शरीर में से ये जो एक्सेस में जो भाव आ जाते हैं वो बाहर निकालना। और एनी एक्सट्रीम चेंज इन इमोशन दैट रिजल्ट इन रिन्यूअल एंड रिस्टोरेशन। और जब ये भाव बाहर निकाल जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम रिन्यूअल हो जाते हैं। रिन्यूअल मतलब जब वो अति के जो भाव थे, अतिरिक्त जो भाव थे हमारे अंदर, वो जब बाहर निकल जाए तो हमारा पुण्य से हम जब मतलब हम एकदम हल्का महसूस करते हैं, एकदम नवीन तरीके से ताज़ा महसूस करते हैं। या एंड रिस्टोरेशन मतलब हमारे जो भाव है, हमने समभाव में वापस यथास्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को गुस्सा आया, तो अगर वो गुस्सा किसी तरह से बाहर निकल जाए, या किसी चीज़ को देख के वो डरा है, तो वो अगर डर का भाव बाहर निकल जाए तो हम पहले की सम स्थिति में, यानी जो हमारी उस इमोशन के आने से पहले जो हमारी स्थिति थी उसमें हम पहुंच जाते हैं, उस यथास्थिति में हो जाते हैं। इसे रिस्टोरेशन कहते हैं। इट इज़ अ मेटाफर ओरिजिनली यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन द पोएटिक्स, comparing the effect of tragedy on the mind of a spectator to the effect of catharsis on the body। और ये जो वर्ड है, जो कैथारसिस जो वर्ड है, वो सबसे पहले अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में यूज़ किया था, एज अ मेटाफर के रूप में उसने इसको यूज़ किया। और इसमें उन्होंने बताया था कि जो ट्रेजेडी है उसका जो स्पेक्टेटर या फिर जो ऑडियंस बैठे हैं उनके दिमाग पे या फिर उनके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर जिसकी वजह से वो जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके जो भाव है, भावों को वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब किसी भी थ्रू, या जैसे किसी भी थ्रू वो बाहर निकालते हैं, उसको कैथारसिस बोला गया है। अरिस्टोटल ने बताया है, अरिस्टोटल स्टेटस दैट द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज़ टू अरोज टेरर एंड पीटी एंड thereby इफेक्ट द कैथारसिस ऑफ दिस इमोशंस। और अरिस्टोटल ने ये कहा है कि ट्रेजेडी का जो पर्पस होता है, यानी जो उसका मेन एम होता है, वो होता है कि जो सामने ऑडियंस बैठा है उसमें टेरर, यानी कि या तो वो डरे या फिर उसमें दया आए, तो इन दोनों भावों को उनमें लाए, ताकि उनमें जो इमोशंस है वो बाहर निकल जाए, उनके जो अतिरिक्त इमोशंस है, अतिरिक्त जो भाव है बाहर निकल जाए। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है मैकबेथ, उसमें जो मैकबेथ होता है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। तो इसी ओवर एम्बिशन की वजह से उसके जो साथ सब कुछ जो भी घटित होता है इसी की वजह से होता है। तो उसमें जो एक मोरल जो मैसेज मिलता है, या फिर जो ऑडियंस जो देख रहे हैं, तो वो ये फील करते हैं कि कहीं हमें ये भाव नहीं हो जाए। अगर उनमें ओवर एम्बिशंस है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, तो वो उस चीज़ को देख कर डर जाएंगे कि जब मैकबेथ के साथ ये हुआ तो कहीं हमारे साथ, क्योंकि मैं खुद ओवर एम्बिशियस हूँ, तो कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए। तो जो उसका ओवर एम्बिशनेस था, या फिर वो जो भी उसकी जो उसमें अतिरिक्त था, मतलब उसके जो भाव थे अतिरिक्त के एम्बिशन के, वो उसको देख के उसके अंदर टेरर आया, या फिर फियर हुआ, मतलब उसमें वो डर गया, जिसकी वजह से वो जो भाव थे, जो उसके विचार थे ओवर एम्बिशनेस के होने के, वो बाहर निकल जाते हैं और फिर से वो अपनी समअवस्था में आ जाता है। तो इसको बोला गया कैथारसिस। या फिर हम ये कहें कि जैसे रोमियो और जूलियट जो एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, उसको अगर हम देख के ये फील होता है, उसको हम उसमें हमें पीटी आती है, तो दया का भाव आता है, जिसकी वजह से हमें करुणा आती है, और करुणा की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि यार इनके साथ ऐसा हुआ तो
हमारे साथ भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए। उसको देख के हमें उसकी पीटी आती है। और नॉर्मली हर इंसान किसी भी अपने जो कोई ख़ास को खोता है, मतलब जो चला जाता है उसको छोड़ के, तो उसको देख के हर इंसान रोता है। तो रोने से जो हमारे अतिरिक्त जो भाव होते हैं शरीर के अंदर, वो बाहर निकल जाते हैं और हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो कैथारसिस से मोरल रिन्यूअल भी होता है या रिलीजियस रिन्यूअल भी होता है। यानी कि अगर हम मतलब मौलिकता का भाव भी ज़्यादा बढ़ता है, जैसे मैंने मैकबेथ का बताया था। आगे है, द हीरो ऑफ ए नोवेल माइट एक्सपीरियंस एन इमोशनल कैथारसिस दैट लीड टू सम शॉर्ट ऑफ रिस्टोरेशंस और रिन्यूअल। और जो कैथारसिस की वजह से जो हीरो, मतलब किसी भी नॉवल या फिर किसी प्ले में बात करें हम लिटरेचर के रूप में, तो जब उसका हीरो को जब इमोशनल कैथारसिस महसूस होता है, मतलब जब उसके भावों का शुद्धिकरण होता है, तो शुद्धिकरण हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसमें एक नया, उसमें रिन्यूअल होता है, यानी उसमें कुछ नयापन आता है और वो अपनी पहले की जो यथास्थिति होती है समभाव में अपने आप को स्थापित कर लेता है। द पर्पज़ ऑफ कैथारसिस इज़ टू ब्रिंग सम अबाउट सम फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स लाइफ। और कैथारसिस का ये जो पर्पज़ होता है, यानी उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इंडिविजुअल, चाहे वो जो उस प्ले में हो, वो परफॉर्म कर रहा हो, या फिर जो ऑडियंस जो नीचे बैठी हो, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए उसके अंदर। मतलब अगर वो कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है तो उससे भी वो पॉजिटिव आ जाता है, या फिर वो अपने उसमें डिप्रेशन है तो वो रो के अपने आप को हल्का कर लेता है, तो भी उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। तो दोनों तरह से पीटी और फियर दोनों के द्वारा जब कैथारसिस होता है तो इंसान में जो एक पॉजिटिव चेंज आता है या फिर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग ही उसको मिलता है। जैसे कि अगर नॉर्मल हम एग्जांपल की बात करें, तो अगर किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया है ड्रंक ड्राइविंग इंसिडेंट में, तो उसको ये फिर बाद में उसको ये गिल्ट फील होता है कि मैंने उसको वो मार दिया। तो वो अपनी कैथारसिस कैसे कर सकता है कि जैसे चिल्ड्रंस के जो शेल्टर होते हैं वहाँ पे जाके अपने आप को वॉलंटियर करे, या उनकी सेवा करके, या फिर उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर जो उसका गिल्ट है उसको वो कम कर सकते हैं। तो वो उसका कैथारसिस हो गया। गिल्ट का कैथारसिस हुआ, मतलब जो उसको ग्लानि महसूस हो रही थी, जो कि अतिरिक्त भाव था शरीर में, क्योंकि नॉर्मली ग्लानि होती नहीं है, तो उस ग्लानि को अपने आप से बाहर निकालने के लिए वो कैथारसिस था। नेक्स्ट है, जैसे कि कोई मदर है जो अपने पूरे दिन के काम से थक गई है, तो वो जो पियानो बजाती है, तो जो उसका टायर्डनेस का भाव आता है, थकने का भाव होता है, तो वो उससे वो फ्री हो जाती है। तो इसको भी कैथारसिस कह सकते हैं। अब अगर हम लिटरेचर की बात करें या फिल्म की बात करें, तो उसमें से एग्जांपल कैथारसिस के एक दो है जो कि नीचे है। पहला है इडिपस रेक्स का, जो कि ग्रीक ट्रेजेडी है। इसमें क्या होता है कि इडिपस अनजाने में अपनी मदर से शादी कर लेता है, और एट द एंड ऑफ द प्ले, मतलब प्ले के एंड में जब उसको पता चलता है कि उसने जो मिस्टेक की है, ट्रेजिक मिस्टेक, उसके सामने रिवील्ड होती है, उसको पता चलता है, तो जो उसकी मदर होती है वो सुसाइड कर लेती है और इडिपस अपनी आँखों को बाहर निकाल देता है। तो ये उनके लिए एक कैथारसिस हो गया, क्योंकि उन्होंने एक सिन क्राइम, मतलब एक पाप किया था। तो उन्होंने अपने आप को उस चीज़ से जो भाव आया था गिल्ट का, तो उस गिल्ट के भाव को निकालने के लिए जो मदर थी उसने सुसाइड कर लिया, तो उसकी नज़र में उसका कैथारसिस हो गया, यानी उसका प्यूरिफिकेशन हो गया मदर की नज़र में। और जो बच्चा था, जो इडिपस रेक्स था, उसने अपनी जो आंखें थी उसको बाहर निकाल दी, तो उसकी नज़र में ये था कि ये मेरा कैथारसिस है, या जो गिल्ट है उसको उसने कम कर दिया, यानी अपने आप को हल्का कर दिया इसके थ्रू। तो बोथ कैरेक्टर एक्सपीरियंस रिलीज़, और दोनों ने ये महसूस किया कि जो गिल्ट था उसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया अपने आप से। जोकास्टा बाय सीकिंग रिलीज इन डेथ, एंड इडिपस बाय डूइंग पेनेंस बाय गोगिंग आउट हिज ओन आइज। सेकेंड है, जैसे रोमियो और जूलियट की बात करें, दैट टू लवर्स हैव sought release from their close love by killing themselves. The audience experiences a catharsis when the two families bury the hatchet. तो इसमें रोमियो और जूलियट, जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे रोमियो जहर मर जाता है, तो जूलियट जब अनकॉन्शियस होती है वो अपने कॉन्शियस गेन करती है, मतलब जो वो बेहोश थी और वापस होश में आती है, तो वो देखती है कि रोमियो की डेथ हो चुकी है, तो वो भी अपने आप को उसी डैगर से मार लेती है। तो यह होता है कि उन दोनों को देख के कोई अगर ऑडियंस देखे तो, या फिर कोई भी देखे तो हर एक को रोना आ ही जाता है। तो जब वो रोना आता है तो हमारे जो शरीर में जो एक्सेस के कोई भी भाव होते हैं, तो उस रोने के दौरान वो बाहर निकल जाते हैं, तो हर एक का वो प्योरीफिकेशन हो जाता है।
जैसे लास्ट में कि जूलियस सीज़र में जो ब्रूटस था, जिसने कि सीज़र की जो डेथ की या फिर मर्डर की जो कॉन्स्पिरेसी की थी, मतलब षड्यंत्र रचा था उसकी सीज़र को मारने का, तो लास्ट में वो अपने आप वो सुसाइड कर लेता। और क्योंकि उसे गिल्ट होता है कि उसने सीज़र को मारा था या मर्डर करने में उसकी कॉन्स्पिरेसी थी, तो उस गिल्ट से मतलब उभरने के लिए, या जो गिल्ट का जो भाव था उससे अपने आप को शुद्धिकरण के लिए या उससे निजात पाने के लिए उसने सुसाइड कर लिया था। ही rid himself ऑफ द गिल्ट ऑफ बिट्रेइंग सीज़र, और उसने सीज़र को धोखा दिया था, उसको जो गिल्ट थी उससे अपने आप को मुक्त करने के लिए उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये उनका कैथारसिस था। नेक्स्ट, तो कैथारसिस का मतलब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ फ्री वर्स, जो कि BA पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है। फ्री वर्स का मतलब होता है कि फ्री वर्स इज़ एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री विच इन इट्स मॉडर्न फॉर्म अरोज थ्रू द फ्रेंच वर्स लिब्रे फॉर्म। और जो फ्री वर्स एक ओपन टाइप की पोइट्री है। ओपन इन सेंस कि इसमें कोई भी रिथमेटिक पैटर्न नहीं होता है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है, जो जैसा चाहे वैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकता है, तो उसको फ्री वर्स बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री, जो कि सब तरह से खुली, मतलब कोई कैसे भी लिख सकता है। और ये जो वर्ड है फ्री वर्स, ये फ्रेंच वर्स लिब्रे से आया था। इट डज़ नॉट यूज़ कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न, राइम और एनी म्यूजिकल पैटर्न। मतलब फ्री वर्स का मतलब होता है इसमें कोई भी कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न नहीं होता, वो किसी मीटर पैटर्न को फॉलो नहीं करता, कोई राइम स्कीम नहीं होती है, कोई म्यूजिकल पैटर्न भी नहीं होता। इट डज टेंड्स टू फॉलो द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच। जिस तरह से हम नेचुरली बोलते हैं उसी तरह से वो जो इस फ्री वर्स के जो राइटर्स थे, वो पोइट्स थे, वो इसी तरह से लिखते थे। जैसे नेचुरल स्पीच आती है, जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो वैसे ही उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। In this way, the poet can give his own shape to poem however he or she desires। और इस तरह से जो पोइट अपनी पोएम को किसी भी तरह का शेप दे सकता था, मतलब जैसा वो डिज़ाइन करता, जिससे उसकी मन होता था वैसे वो लिख सकता था। जहाँ वो राइमिंग करना चाहता था तो कर सकता था, नहीं करना चाहता तो कोई कंपल्सरी लिखेगा वो राइमिंग करे, तो मतलब जैसा आप चाहो वैसे लिख सकते हो। However, it still allows poets to use alliterations, rhyme, cadences and rhythms to get the effect that they consider as suitable for the piece। फिर भी मतलब इसमें जो फ्री वर्ड्स है उसमें एलिटरेशन यूज़ हो सकता है। एलिटरेशन मतलब वर्ड्स का रिपीटिशन, राइम यूज़ कर सकते हैं, कैडेंसेस यूज़ करते हो, रिदम्स को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि एक जो पीस है उसको एक यूनाइटेड पीस के रूप में आप इफ़ेक्ट देने के लिए कि भाई हाँ ये एक पीस के रूप में है, ये है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ फ्री वर्स। मतलब फ्री वर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फ्री वर्स पोइम हैज़ नो रेगुलर मीटर और रिदम, मतलब इसमें कोई भी रेगुलर मीटर या रिदम नहीं होती है। दे डू नॉट फॉलो अ प्रॉपर राइम स्कीम। दिस पोइम्स डू नॉट हैव एनी सेट रूल्स। इसमें कोई भी सेट रूल नहीं होता, मतलब कोई भी रूल लागू नहीं होता, कोई भी नियम से बंधे हुए नहीं होते हैं। और ना इनमें राइम स्कीम होती है, प्रॉपरली राइम स्कीम नहीं होती है, और वो जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पोइम इज़ बेस्ड ऑन नॉर्मल पोजेज एंड नेचुरल रिथमिकल फ्रेजेस एज़ कम्पेयर टू द आर्टिफिशियल कॉन्स्टेंट्स ऑफ नॉर्मल पोइट्री। जिसमें अगर नॉर्मल पोइट्री जो थी इससे पहले, उसमें क्या था कि आर्टिफिशियलिटी थी, मतलब उसमें राइमिंग स्कीम होना ज़रूरी होता था, या फिर जो एलिटरेशन करे तो उसका भी एक सेट रूल्स होते थे। पर ये था कि इसमें कोई भी सेट रूल माना नहीं जा रहा था। इसमें नॉर्मल पोजेस यूज़ कर रहे थे, रिदम कोई भी फ्रेजेस यूज़ कर रहे थे, कुछ भी हो, इडियम फ्रेजेस जो भी वो चाहे वो यूज़ कर सकते थे इसमें। और द फीचर्स इसके अलावा भी था, जैसे कि रिपीटिशंस ऑफन विद वेरिएशंस। कई बार कई बातों का रिपीटेशंस भी हो सकता, अगर वो चाहे राइटर लिखना तो रिपीटेशन भी यूज़ कर सकते थे। और कई बार पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेबल्स का भी यूज़ करते थे कई पोइम्स में। एलिटरेशंस मतलब कोई भी वर्ड बार बार रिपीट भी किया कर सकते थे वो। ओकेजनल इंटरनल राइम, यानी कि अंदर में जो पोइम है उन लाइन्स के अंदर राइमिंग हो सकती है, चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें। और ओकेजनल राइम्स एट द एंड्स ऑफ लाइन्स, और कई बार लाइन के एंड में भी ओकेजनली वो राइमिंग स्कीम यूज़ कर सकते थे। मतलब वो पोइट के अपने मन पे मतलब अपने पोइट के ऊपर ये निर्भर करता कि वो राइमिंग यूज़ करना चाहता है नहीं करना चाहता। कोई वो बाउंडेड नहीं थे, मतलब वो बंधे हुए नहीं थे कि किसी रूल को फॉलो करें, वो चाहे तो फॉलो कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें कम स्लोली ईडन बाय एमिली डिकिंसन की लिखी हुई है, उसमें उन्होंने कई जगह पे यूज़ किया है राइमिंग को, कहीं पे नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज़ फोक बाय कार्ल सैंड्सबर्ग। जैसे कि उन्होंने लिखा द फोक कम्स ऑन लिटिल केट फील्ड, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्शेस एंड देन मूव्स ऑन। इसमें कहीं में भी उन्होंने राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की है। उन्होंने जैसे उनको ऐसे नेचुरल स्पीच जैसे अपन बोलते हैं उसी तरह से उन्होंने अपनी पोइट्री को लिख दिया है कार्ल सैंड्सबर्ग में। नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ फ्री वर्स, यानी कि फ्री वर्स की क्या क्या फंक्शन है। तो उसका मेनली यही है कि
जो राइटर है उसको ये फ्रीडम दी जाए कि वो वर्ड्स को किस तरह चूज़ करना चाहता है, वो किस तरह से अपने मीनिंग को कन्वे करना चाहता है ऑडियंस तक। Free verse is commonly used in contemporary poetry. Some poets have taken this technique as a freedom from rhythm and rhyme because it changes people's mind whimsically. और जो writers थे उन्होंने rhyme और rhythm से अपने आप को free कर दिया था. The best thing about free verse is that poet can imagine the form of any sound through intonations instead of meter. मतलब वो जो writer है वो किसी भी तरह की intonation या sound को अपने writing में use कर सकता था. Free verse gives a greater freedom for choosing words and conveying their meaning to the audience. Since it depends upon patterned elements like sounds, phrases, sentences, and words, it is free of artificiality of a typical poetical experiences. तो फ्री वर्स में ये था कि जो आर्टिफिशियल, जो पहले की जो पोइट्री लिखी जाती थी जिसमें आर्टिफिशियलिटी थी, मतलब कृत्रिमता थी, क्योंकि उनमें उनको राइमिंग स्कीम पैटर्न, उस राइमिंग स्कीम को फॉलो करना पड़ता था या फिर कोई एक रिथमेटिक पैटर्न उनको फॉलो करना पड़ता था राइटर्स को। इसमें ये था कि उस चीज़ से वो फ्री हो चुके थे, जिस तरह से वो प्रेजेंट कर अपनी जो रियल बात वो प्रेजेंट करना चाहते थे, जिस तरह से उसको वो अपनी रियलिटी या फिर जो उनमें मन में सही विचार चल रहे थे अपने विचारों को सही से प्रस्तुत कर पा रहे थे। जैसे कि एग्जांपल है मैथ्यू अर्नर और वॉल्ट विटमन, उन्होंने काफ़ी यूज़ किया था 19th सेंचुरी में इसको, एंड 20th सेंचुरी में भी काफ़ी राइटर्स ने इसको पब्लिश किए थे अपने वर्क फ्री वर्स में, जैसे कि विलियम्स, कैरल विलियम्स, टी.एस. एलियट, एज़रा पाउंड और एच.डी. ने। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की। कैथारसिस मतलब कोई भी अतिरिक्त जो भाव है हमारे शरीर में या ऑडियंस के, उससे उसका शुद्धिकरण, मतलब उससे हमारा छुटकारा होना और फिर हमारा शुद्धिकरण होना, जिससे कि हमारा रिन्यूअल हो और हम वापस अपनी यथास्थिति में पहुंच जाएं, तो इसको बोलते हैं कैथारसिस। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब होता है कि पोइट्री में एक ऐसी इस टाइप की पोइट्री जिसमें कोई भी सेट रूल्स या फिर किसी रिथमेटिक पैटर्न या फिर म्यूज़िकल पैटर्न या राइम स्कीम, इनमें से किसी को फॉलो करने के लिए वो जो राइटर है, जो पोइट है, वो बाउंडेड नहीं है, मतलब उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ को फॉलो करो। वो अपने जैसे विचार है वो जिस तरह लिखना चाहे वो उस तरह से लिख सकता है। वो कुछ चीज़ों का यूज़ करना चाहे तो वो उसके लिए फ्री, मतलब वो उसके लिए स्वतंत्र है कि वो अगर यूज़ करना चाहता है किसी राइमिंग स्कीम को तो कर सकता है कहीं पे, और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। जिस तरह से अपने विचारों को वो प्रस्तुत करना चाहता है, चाहे वो जिस तरह से हम नेचुरली स्पीच होती है, जिस तरह से हम अपने वाक्यों को बोलते हैं, उस तरह से भी वो उसको प्रेजेंट कर सकता है। थैंक यू।